We are going to start Bernoulli's principle. This is very important principles which is given by Swiss physicist Daniel Bernoulli, and the name of Bernoulli's scientist, physicist. This principle is given by Bernoulli's principle, which first derived an expression relating the pressure of the fluid, speed and height. मतलब बर्नौली प्रिंसिपल क्या है? दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन द फ्लूइड वेलोसिटी, फ्लूइड प्रेशर एंड फ्लूइड हाइट्स. इट्स क्लियर, दीज आर रिलेटेड विथ ऑल द थ्री फैक्टर्स. हिज रिजल्ट को बर्नौली प्रिंसिपल बोला गया, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द बर्नौली प्रिंसिपल. बर्नौली प्रिंसिपल gives the relation between the pressure to fluid, speed and the height. फ्लूइड का प्रेशर, फ्लूइड की हाइट एंड फ्लूइड की वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन होगा, दैट इज द बर्नौलीज प्रिंसिपल, और इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल बर्नौली, ऑन व्हाट which law of conservation is valid in the Bernoulli's principle. The law of conservation of energy is valid in the Bernoulli's principle. So first of all, we are going to explain the statement of the Bernoulli's principle. तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि what is the statement, फिर हम explain करेंगे अगल से. तो Bernoulli's principle states that the sum of pressure, energy, प्रेशर एनर्जी आपने पढ़ा है अभी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of an इनकम्प्रेसिबल, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक वर्ड को, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड in a streamlined irrotational flow remains constant along a streamline. ये स्टेटमेंट है ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल. मतलब ये जो कंडीशंस हमने लिया है, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, दैट शुड बी स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, और आपका इरोटेशनल नेचर होना चाहिए. दिस मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ एन आइडियल फ्लूइड. मतलब बर्नौलीज थ्योरम इज ए वैलिड फॉर ए आइडियल फ्लूइड. और ये कहता क्या, सिंपल स्टेटमेंट है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक, व्हेन ए इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड which flow in a streamlined irrotational flow, तो दिस रिमेन्स कांस्टेंट. क्लियर. अब इसको अगर मैथमेटिकली, तो आपका स्टेटमेंट होगा मैथमेटिकली
it can be expressed as mathematically it can be expressed as मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH और ये कितना होना चाहिए कांस्टेंट। P क्या है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए मैंने आपको समझा दिया था दिस इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और इन तीनों का जो सम है दिस इज कांस्टेंट। क्लियर। तो ये आपका बर्नौलीज थ्योरम इन मैथमेटिकल फॉर्म और ऊपर वाला जो है दैट इज द बर्नौलीज प्रिंसिपल और स्टेटमेंट ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल। यू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस पे न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे एंड वी विल डू सम कंक्लूजन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अब हम इसके प्रूफ्स को देख लेते हैं कि हाउ वी चलिए नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द बर्नौलीज थ्योरम। फॉर दैट वी हैव टू मेक दिस डायग्राम। क्लियर। ये हमें प्रॉपर डायग्राम बनाना है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट टर्म वी आर राइटिंग हियर, क्या चीज कीजिए क्या मतलब क्या है। तो ये डायग्राम आपको प्रॉपरली यू हैव टू मेक ए प्रैक्टिस टू मेक इट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज कम्स इन एग्जाम। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, वी हैव टू कंसीडर ए नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। क्लियर। नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इसकी मीनिंग मैं समझा चुका हूं। Incompressible fluid flowing steadily between the sections A and B of a pipe of varying cross section. You see the figure. Varying cross section का एक हमने पाइप लिया है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ है, मीन्स दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। In which a non-viscous incompressible fluid flowing in steady flow. क्लियर। थ्रो एक क्रॉस सेक्शन ए और एक क्रॉस सेक्शन बी है। हमारा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ए है और एक क्रॉस सेक्शन बी है। लेट A1 यहाँ पे लिखा है हमने, देखिए A1 इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए। आपको टर्म सब पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी स्मॉल टी, डेल्टा टी, A2, H1, H2। तो ये चीज हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि A1 A इज द क्रॉस सेक्शन, B इज द इनिशियल क्रॉस सेक्शन। A पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है और B पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2 है। ठीक। V1 क्या है, इज द फ्लूइड वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट ए क्रॉस सेक्शन A एट हाइट h, जो मीन हाइट है फ्रॉम द सेक्शन ऑफ द फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ट्यूब फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, इसकी हाइट हमने ले लिया h1 और जो B क्रॉस सेक्शन है उसकी हाइट हमने ले लिया h2। ठीक। P2 इज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट दिस क्रॉस सेक्शन B, P1 इज द प्रेशर एट दिस क्रॉस सेक्शन A। ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग टू A एंड करस्पॉन्डिंग टू B। करस्पॉन्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन A वी हैव द प्रेशर P1, एरिया A1, velocity V1। clear। corresponding to the cross section B we have the pressure P2, area A2, velocity V2 and height H2 and here height H1। so this we have taken and rho is the density। अब हम आगे बात करेंगे। चलिए now we are taking rho is the density of the fluid। clear। अब हमें ये चीज टर्म लेना पड़ेगा, वहां पे हमने ले लिया let rho be the density of fluid। ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमने रो ले लिया है। नाउ से हमने क्या लिया है, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, सो whatever mass of the fluid enter the pipe at the section A in time delta t and equal mass of the fluid flow out at the section B in time delta t। मैंने बनाया है आपको, आपने देखेंगे कि जितना मास आपका सेक्शन A के थ्रू इंटर करेगा सेम अमाउंट ऑफ मास विल मूव या रिलीज फ्रॉम द सेक्शन B। ठीक। मूव आउट फ्रॉम द सेक्शन B।
ये हमें कॉन्सेप्ट लेना है, बिकॉज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एज द फ्लूइड इज incompressible so the mass of fluid enter the pipe at section A in time delta t is equal to the mass of the fluid flows out या moving out flows out at section B in the same time delta t. In same time both mass will be the same. So let's find out the mass. ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है. This is the equation number 1 and we will use later. अब हम बात करते हैं कि how much mass is entering and how much mass is going. तो mass is equal to क्या होता है? Since mass is equal to volume multiplied by volume of the liquid multiplied by density of the liquid. ठीक, या m is equal to density बराबर क्या हो जाएगा? volume is equal to area of cross section multiplied by distance या length of the liquid column multiplied by density. ठीक, now substitute the value. हम देखते हैं मास m बराबर कितना हो जाएगा. अब यहां पे क्या होगा? A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A1 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितना है? V1 इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी क्या आपने लिया है? रो. और दिस इज द मास इंटर्स हुआ. यह किसके बराबर हो जाएगा? मास गोइंग आउट कितना हो जाएगा? A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी इंटू रो. या ये तो वही आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन नंबर 2. तो दिस गिव्स आपको क्या मिलेगा? डेल्टा टी विल बी कैंसिल आउट, रो विल बी कैंसिल आउट. तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, तो ये हमने ले लिया. मेन इक्वेशन हमारा हो गया 2, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2. ये हमारा डैश कर लिया, हमने अलग से लिख लिया. अब हम बात करते हैं देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप इज देयरफॉर चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. अब हम बात करते हैं कि हाउ मच देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड. अब ये बताइए काइनेटिक एनर्जी आपकी ए पे मैक्सिमम होगी या बी पे? क्योंकि ए पे एरिया कम है तो वेलोसिटी विल बी ज्यादा मोर ना, तो इसलिए बी पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और ए पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है. अब हमारा अगर हम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ मास ऑफ द लिक्विड m इनटू ये कितना हो जाएगा? V2 स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू V1 स्क्वायर. वी कैन टेक सम कॉमन, हाफ m और बचेगा क्या? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. क्लियर? अब हम बात करेंगे m इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 और m बराबर कितना होता है? यहां से हम लिखेंगे. तो m बराबर हो जाएगा, वी है हाफ A1 V1 डेल्टा टी, हम A2 V2 भी ले सकते हैं, डेल्टा 2 रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. दिस इज फ्रॉम 1 डैश. वी हैव टेकन
फ्रॉम 1 डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये तो हमने निकाल लिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन। नाउ व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड? नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ये यहां पे कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। एम का वैल्यू हम रख लेंगे, तो A1V1 रो जी कॉमन, ये हो जाएगा H2 माइनस H1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो वी हैव फाइंड आउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा हो गया और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? हाफ A1V1 डेल्टा T इंटू रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, एंड दिस इज A1V1 रो G H2 माइनस H1। अब दिस, because of the change in energy, there will be some work done. So how much work done we are going to find out. Now the net work done on the fluid, net work done on the fluid कितना हो जाएगा? This will be equal to work done on the fluid at A, work done on the fluid at A minus work done by the fluid, work done by the fluid at B। अब ये कितना हो गया? This will be equal to, तो ये कितना हो जाएगा? वर्क डन एट ए, वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना है आपका? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये हो जाएगा P1 A1, ये हो गया आपका फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? V1 इंटू डेल्टा टी, यही तो हो गया। दिस इज द वर्क डन, माइनस P2 A2 V2 into delta T, ये हो गया। नाउ वी हैव सीन दैट A1V1 is equal to A2V2, so we can write down same P1 A1V1 delta T minus P2 A1V1 delta T। ये हमने कहा लिखा? बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या बाई 3 हम लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास जो था ना A1V1 बराबर A2V2, तो फ्रॉम दैट वी हैव रिटन। अब इसमें से वी कैन टेक सम कॉमन, हमें क्या कॉमन मिलेगा? A1V1, ठीक, डेल्टा T वी टेक कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा? P1 माइनस P2। दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट वी हैव टेकन प्रीवियसली, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, प्रीवियसली वी हैव टेकन 4। तो ये हमारे पास हो गया। तो अब नाउ फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज हियर, ठीक। What is the law of conservation of energy? We are going to apply it. Now by the law of conservation of energy, law of conservation of energy कितना हो जाएगा? नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द फ्लूइड, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। कितनी चेंज इन एनर्जी हुई है? बिकॉज ऑफ दैट द वर्क विल बी डन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? द नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड should be equal to the change in kinetic energy, of the fluid plus change in potential energy of the fluid। ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू,
दिस इंप्लाइज नेट वर्क डन कितना हो गया, A1V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया था, दिस वी हैव डन इक्वेशन नंबर 3 से, ये हो जाएगा हाफ A1V1 डेल्टा टी रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस A1V1 डेल्टा टी रो जी H2 माइनस H1, ये तो आया था, दिस वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड। अब देखिए फ्रॉम बोथ साइड A1V1 डेल्टा T1, A1V1 डेल्टा T1 विल बी कैंसिल आउट, तो व्हाट वी विल हैव लेफ्ट, दिस वी हैव P1 minus P2 is equal to half rho V2 square minus half rho V1 square plus rho G H2 minus rho G H1. This we have left. Clear? अब इसको हम क्या करते हैं, we are changing the term, इस साइड में हम P1 टर्म ले आए तो ये हो जाएगा P1 plus half rho V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, ये माइनस है, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी प्लस P2, ये माइनस है तो इस साइड जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट सेक्शन ए, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेकेंड टर्म इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट सेक्शन ए, this is the potential energy per unit volume at section B A, this is the kinetic pressure energy per unit volume at section B, kinetic energy per unit volume at section B, potential energy per unit volume at section B, means but both are the same, that's why ये क्या बता रहा है कि sum of the pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume, this remains constant. Clear? This way, this is proved. What is proved? This Bernoulli's principle is proved by this way. So this is a very important concept. हमें क्या लेना है? We have to make a figure. We have to consider some terms. Then we have to find out what is the change in kinetic energy, what is the change in potential energy, then how much net work will be done on the fluids, and we have to equate that amount of work done with the change in energy, and then we will find out the sum of this remains constant. Clear? एक चीज और हम इसको क्या करते हैं, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो हो गया। नाउ वी कैन राइट डाउन सम इन अदर टर्म में भी हम इसको लिख लेते हैं कि वी हैव टू डिवाइड विथ द रोजी से, अगर रोजी से इफ वी डिवाइड दिस टर्म तो व्हाट वी आर गेटिंग, तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म में, दिस इज द स्टेटमेंट वी हैव डन कि दिस प्रूव दैट Bernoulli's principle ठीक, अकॉर्डिंग टू विच shows that is क्या है, that is total energy का मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? अब एक चीज और करते हैं, वी आर गोइंग टू राइट डाउन इसको, हम वी हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन, divide this with rho g, we get क्या मिलेगा हमें, this will get P upon rho g plus half rho v square is there, half rho v square means rho से rho cancel, half v square upon g plus rho g h means rho g से ये हो जाएगा h, दिस इज कांस्टेंट ना। अब हम जब डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ एनर्जी तो वी हैव डिस्कस दिस, ये क्या था, दिस इज द प्रेशर हेड, दिस इज द वेलोसिटी हेड, दिस इज द पोटेंशियल हेड, तो क्या हुआ,
sum of these three heads is equal to constant. Means in other word, that is in other word Bernoulli's principle can be stated as क्या स्टेटमेंट हो सकता है? Stated as the sum of ये क्या है? प्रेशर हेड, सम ऑफ प्रेशर हेड, ठीक, वेलोसिटी हेड एंड पोटेंशियल हेड और ग्रेविटेशनल हेड. एंड ग्रेविटेशनल या पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल हेड remains constant in the streamline flow of an ideal fluid. Okay, चलिए next is the limitations of the Bernoulli's principle. This is also important कि when and where Bernoulli's equations is valid. तो पहले limitations की बात कर रहे हैं कि ये कब valid है. तो Bernoulli's equations जो है ideally upper to fluids with zero viscosity means valid for an ideal fluid. क्लियर? मतलब अगर आपका फ्लूइड क्या होना चाहिए? जीरो विस्कोसिटी होना चाहिए. दैट शुड बी नॉन विस्कस फ्लूइड्स होना चाहिए. क्लियर? इन विस्कस फ्लूइड्स क्या होता है? वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट द वर्क डन अगेंस्ट द विस्कस ड्रैग. तो दिस विल क्रिएट द प्रॉब्लम. हमने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिया है. वर्क डन अगेंस्ट द विस्कस फोर्स हमने कैलकुलेट नहीं किया है. क्लियर? सेकेंड हमें क्या होना चाहिए? This is derived on the assumption that there is no loss of energy due to the friction. There should be no loss. There should be no loss. There should be no loss of energy due to friction. Should be no loss of energy due to the frictions. But in practice आपने देखा होगा कि when fluid flow, some of their kinetic energy gets converted into heat due to the work done against the internal forces of friction or viscous forces. ये कंसीडर किया गया था. थर्ड इसका क्या है? Bernoulli's principle या इक्वेशन इज applicable only to the incompressible fluid, valid for incompressible fluid only. ठीक. This is because it does not take into account the elastic energy of the fluids. Otherwise we have to take the elastic energies. ठीक है. Next, this is valid for a applicable only to streamline flow. Applicable only to streamline flow. Clear? Not when the flow is turbulent. Our next point, this does not take into consideration the angular momentum. मतलब valid for irrotational flow. मैंने बताया था कि there should not generation of the angular momentum of the fluids. ठीक है.
So this is the some important limitations for the application of the Bernoulli's equations. मतलब fluid should be ideal, there should be no viscous force, ठीक? There should be no loss of energy due to the frictions, valid only for incompressible fluid, flow should be only streamlined, and this is valid for the irrotational flow only.